हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज हम पार्ट 2 करेंगे। हमारा जो बुक चल रही है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका हमारे पास यूनिट 2 है। आज यूनिट 1 हम पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं। हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हमारे पास। पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी इन रेशियो, उसके बाद है फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटोसाइड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और उसके बाद कुछ जो फैक्टर्स और हैं वो है रिलीजियस फैक्टर। क्या है फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में? रिलीजियस फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल, लीगल, एम्प्लॉयमेंट और साइकोलॉजिकल फैक्टर। इस तरीके की चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फैक्टर है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हमारा पहला फैक्टर है इनइक्वालिटी इन रेशियो। इनइक्वालिटी इन रेशियो में होता है कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। किसी भी रेशियो में इनइक्वालिटी कब आएगी? जब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो अनइक्वल होगा। जेंडर भी हो सकता है, कोई और फीचर भी हो सकता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। अब जेंडर की बात करें तो एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस कम होगा अलग अलग डेमोग्राफिक सिचुएशंस में, लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर्स, कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी। इन सब में अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, एक्सेस नहीं होगा, इन क्षेत्र में एक्सेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएगा। तो जेंडर इनइक्वालिटी इज़ व्हेन पीपल ट्रीटेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जेंडर के बेसिस पे जब लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है तो हम उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब होगा तो इनइक्वालिटी आ जाएगी रेशो में। जो जेंडर का रेशो होगा उसमें इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइक्वालिटी इन रेशो। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला फैक्टर है पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। जब पॉवर्टी होगी तो सबसे पहले किसको डिप्राइव किया जाएगा? मीन्स किसी घर में अगर कुछ पैसे हैं जो कि एजुकेशन में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, तो स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग, यानी कि बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जो मेल जेंडर होगा उस घर का, उसे पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, और जो फीमेल होगी उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पॉवर्टी एक फैक्टर बन जाता है जो कि इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ को वुमेंस के लिए और एजुकेशनल और हेल्थ केयर को वुमेंस के लिए लिमिट करता है। फिर नेक्स्ट इज़ अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन, राइट। इसी वजह से जो एजुकेशन का एक्सेस है वो अनइवन रह जाता है। एक पॉवर्टी एक वजह हो सकती है, लेकिन कई बार बिलीव्स होते हैं सोसाइटी में कि पॉवर्टी ना होने के बाद भी वुमेंस की मैरिजेस करवा दी जाती है। लाइक हमारा अगला फैक्टर जैसे चाइल्ड मैरिज। तो किसी भी वजह से वुमेन्स हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशनल देन मैन। लोगों से कम एक्सेस होता है वुमेन्स को एजुकेशन का। ओके, नेक्स्ट इज पुअर मेडिकल केयर, नो एक्सेस टू मेडिकल केयर, राइट। यही सारे फैक्टर्स, इनकी वजह से मेल जो होता है सोसाइटी में उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसे मोर मेडिकल केयर मिलती है, वुमेन्स को नहीं मिलती है। ये एक फैक्टर हो जाता है जो इनइक्वालिटी इन रेशो में रिस्पॉन्सिबल है। फिर चाइल्ड मैरिज, जैसा कि हमने बात की अभी, अफेक्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी इंसान की जब वो उसे पता ही नहीं है कि मैरिज का मतलब क्या होता है, उसकी मैरिज करवा दी जाती है, तो उसके सारे डेवलपमेंट को, पर्सनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता जाता है। वो अब किसी के ऊपर डिपेंड होकर के ही अपनी जो लाइफ है उसे सर्वाइव करती है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है जो इनइक्वालिटी इन रेशो को रिस्पॉन्सिबल है। फिर पैट्रियार्टिकल नॉर्म्स, कुछ कुछ सोसाइटी में कुछ कुछ ट्रेडिशंस, रूल्स होते हैं जो कि फैमिलीज़ और सोसाइटी दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं और फॉलो करवाए जाते हैं एक पर्टिकुलर जेंडर को। फिर जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटी। जैसे भी एक तरीके की इंसान की आइडेंटिटी क्या होती है, उसका नाम क्या है, लेकिन इन सब आइडेंटिटीज़ में और भी एक जो फैक्टर है वो जुड़ जाता है कि जेंडर आइडेंटिटी, कि सामने वाले का जेंडर क्या है। अब जब जैसे ही जेंडर पता चलता है इंसान को, तो उसके मन में कुछ बिलीव बन जाते हैं, कुछ बातें कि जेंडर, ये जेंडर होगा तो इस तरीके की चीज़ें होगी, ये जेंडर होगा तो इस तरीके की चीज़ें होगी। जो जेंडर भी एक आइडेंटिटी बन जाता है, ये भी एक फैक्टर है जो इनइक्वालिटी इन रेशो में रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड।
फीमेल इन्फेंटिसाइड में क्या है? फीमेल इन्फेंटिसाइड इज़ द इंटेंशनल किलिंग ऑफ बेबी गर्ल ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर मेल बेबीज एंड फ्रॉम द लो वैल्यू एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ फीमेल्स। इंटेंशनल किलिंग है किसकी? मेल बेबीज़ की। लड़की पैदा हो जाने के बाद, जैसा कि हमने सुना है, कई सीरियल्स भी बनते हैं इसके ऊपर, हो जाने के बाद उसे मार दिया जाता है किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, लेकिन उसे ज़िंदा नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यूज़ जुड़ी होती हैं, कुछ बिलीव्स जुड़े होते हैं सोसाइटीज़ के, जो कि कहते हैं कि जो प्रेफरेंस है वो मेल है, यानी कि लड़का पैदा होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को अच्छा मानेंगे। और लो वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद बर्थ ऑफ फीमेल, फीमेल की जो बर्थ है उसके साथ कुछ लो वैल्यूज़ एसोसिएटेड हो जाती हैं, इस वजह से ये फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता है उसे हम इस तरीके से समझते हैं। फिर दिस प्रैक्टिसेस अराइज इन द एरियाज वेयर कल्चरल नॉर्म्स वैल्यू मेल चिल्ड्रंस मोर देन फीमेल, यानी कि किन सोसाइटीज़ में होता है, किन कल्चर्स में होता है जहाँ पे मेल की वैल्यू ज़्यादा होती है फीमेल से। ओके, नेक्स्ट इज़, अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके की चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है? पहला कॉज आता है कि जनरली, जैसे हमने बात की अभी, कल्चरल नॉर्म्स। सम कल्चरल सम कल्चर्स कंसिडर मेल चिल्ड्रन एज एन एसेट because they can support their family, while female children are considered as liability because they will marry to another family। इस तरीके की चीज़ होती है, जैसे डाउरी है। अब डाउरी एक प्रथा है, वहाँ से इन्फेंटिसाइड को भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे फीमेल जैसे घर में पैदा होती है तो उसे लाइबिलिटी समझा जाता है, जैसे ही पैदा होती है उसकी शादी और सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है, सोचने लग जाता है कुछ सोसाइटीज़ में जहाँ पे कल्चर नॉर्म्स इस तरीके के होते हैं। फिर मेल को एसेट समझा जाता है कि ये बड़ा होगा, फैमिली को चलाएगा। फिर फीमेल के बारे में क्या सोचा जाता है कि ये लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर कर्जा है। जैसे लड़की पैदा होती है तो उनके मन में क्या ख्याल आता है कि कर्जा है, तो ये एक बड़ा कॉज होता है। यानी कि कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चरल रूल्स होते हैं, रिवाज होते हैं, उनको फॉलो करने के चक्कर में लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें हो, उससे अच्छा है कि लड़की ना हो, ये वाला ऑप्शन लोग प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक रीज़न हो गया, कल्चरल नॉर्म्स। फिर दूसरा रीज़न क्या हो जाता है? अनइथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आ गई जैसे कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, उसका स्कैनिंग करके पता चल जाता है कि बेबी का जो है सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी होती है, ये भी एक कॉज है फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ हो रहा है। टेक्नोलॉजी बनाई किसी और यूज़ के लिए थी और यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो ये भी एक कॉज है फीमेल इन्फेंटिसाइड का होने का। और फीमेल फीटोसाइड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो, उसका भी यही एक कॉज है कि टेक्नोलॉजी, यानी कि द इंक्रीज अवेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग हैज़ लीड टू मोर पीपल फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ देयर बेबीज विच कैन रिजल्ट इन अबॉर्शन ऑफ द बेबी इज इफ़ बेबी इज़ फीमेल। अगर बेबी फीमेल है तो उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है, सेक्स फाइंडिंग कर दिया जाता है इलीगल तरीके से। तो ये एक जो है एक कॉज है। नेक्स्ट, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? ऑब्वियस ही बात है, इसके इम्पैक्ट होंगे डिप्राइव गर्ल्स फ्रॉम देयर राइट टू लाइफ, या लाइफ है, राइट टू लाइफ से उनको डिप्राइव कर दिया जाता है। फिर लीड टू गैप बिटवीन नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ जेंडर। ऑब्वियसली बात है, लड़कियां कम होगी, लड़के ज़्यादा होंगे तो जेंडर गैप आ जाएगा। फिर इट मेक अनबैलेंस सोसाइटी इन द जेंडर रेशियो, सोसाइटी अनबैलेंस होगी क्योंकि दोनों जेंडर बराबर होंगे तभी सोसाइटी सही तरीके से चल जाएगी। अनबैलेंस सोसाइटी को ये बढ़ावा देता है, जेंडर रेशियो को अनबैलेंस कर देता है, ये इसके इम्पैक्ट है। नेक्स्ट इज़ फीमेल फीटोसाइड। जैसा कि हमने देखा, इन्फेंटिसाइड और फीटोसाइड कुछ कुछ हद तक कनेक्टेड है। इन्फेंटिसाइड में क्या होता है, जब बेबी पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, पुराने टाइम पे इस तरीके की चीज़ ज़्यादा फॉलो की जाती थी, बाहर आ जाता है उसके बाद उसे मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है इंटेंशनली। फिर फीटोसाइड में क्या होता है, फीटोसाइड में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके और पता लगा जाता है कि बेबी का सेक्स क्या है और उसे प्रेगनेंसी के टाइम पेट में ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी, बेबी के सेक्स का प्रेडिक्शन कर लिया जाता है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ और कुछ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, या फिर पुराने टाइम पे ऐसे ही प्रेडिक्शन कर लिया जाता था और बेबी को पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं फीमेल फीटोसाइड। उसके उसके कॉज हम यहाँ देखे, कॉज भी सेम होंगे,
ये कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी होता है और टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ भी होता है। फिर इम्पैक्ट भी इसके सेम ही एप्लीक हो गया आंसर में, दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है तो उसके कॉजेज और इम्पैक्ट भी हम सेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इट इंक्लूड डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, डाउरी हरेसमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्या क्या आ सकता है? वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, डाउरी हरेसमेंट और अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स भी इसी का ही एक पार्ट है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी रेशो को अफेक्ट करता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन होंगे तो डाउरी हरासमेंट की वजह से हम कई बार न्यूज़ सुनते हैं कि वुमेन ने सुसाइड कर लिया तो रेशो पे फ़र्क पड़ा क्योंकि वुमेन्स कम हो गई। फिर रेशो पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ किसी के साथ तो कई बार असॉल्ट के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है या फिर उस शेम की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। ये सारी चीज़ें अगर वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस होगी तो वायलेंस के साथ भी यही बात होगी और जो जेंडर रेशो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा और फीमेल्स की जो सिक्योरिटी है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें हमें इस आंसर में, इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। ओके, फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कुछ और फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है कि रिलीजियस फैक्टर क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, सोशल फैक्टर क्या होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं, लीगल फैक्टर क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड फैक्टर क्या होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। अभी हमने ये सारे फैक्टर देखे, अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स। Religious factors can affect gender discrimination in many ways, including through religious beliefs, traditions and practices. Religious factors कई सारे वेज में अफेक्ट कर सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि रिलीजियस डॉक्ट्राइन। some religion prohibit women from access to certain areas of religious space। कुछ मंदिरों में वुमेंस को एंट्री नहीं मिलती है, कुछ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वुमेंस नहीं जाती है, तो ये इफेक्ट करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। फिर नेक्स्ट, रिलीजियस ट्रेडिशन। Some traditions such as separate prayers space for men and women can reinforce gender inequality। जेंडर इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स कर सकता है कुछ ट्रेडिशंस जो कि सेपरेट प्रेयर्स स्पेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बैरिकेड्स लगे होते हैं, वो तो खैर सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन कई सारे ट्रेडिशंस में इस तरीके के रूल्स होते हैं जो कि जिस जगह पे मैन प्रेयर कर रहे हैं वहाँ पे वुमेन्स नहीं जाती, मैन थोड़ा आगे जा सकते हैं, वुमेन्स एंटर नहीं कर सकती। इस तरीके की चीज़ें होती है, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है रिलीजियस टेंशन। रिलीजियस टेंशन कैन लीड टू अनरेस्ट एंड डिवीजन विच कैन अफेक्ट जेंडर राइट्स। जेंडर के राइट्स को अफेक्ट कर सकता है। अनरेस्ट यानी कि कुछ दंगे हो जाना और डिवीजन्स हो जाना जेंडर के राइट्स को अफेक्ट करता है, जो कि रिलीजियस टेंशन्स हैं। फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कैन इंक्लूड ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। कुछ जेंडर्स के, कुछ लोगों के अलग बिलीव्स हो सकते हैं, तो अगर उनके अलग बिलीव्स होंगे तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो ये कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है हमको, फिर ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, किसी भी टॉपिक के ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस टेंशन, रिलीजियस ट्रेडिशंस, डॉक्ट्राइन, और ये सब लिख करके इनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो एक आंसर को सही स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अब हमने रिलीजियस फैक्टर देख लिया। नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? दैट अफेक्ट चिल्ड्रन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग पुअर हेल्थ केयर, राइट, पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज। ये फिजिकल फैक्टर में इंक्लूड करेंगे। पुअर हेल्थ केयर में क्या होता है? in region with inadequate health care, girls face higher mortality rates, limited access to family planning। फैमिली प्लानिंग का भी लिमिटेड एक्सेस होता है, हायर मोर्टालिटी रेट्स होती है। पुअर हेल्थ केयर जब होगी तो मोर्टालिटी रेट हायर हो जाएगी। ओके, वुमेंस की जो मैटरनल टाइम पे, डिलीवरी देते टाइम पे जो डेथ्स होती हैं वो हाई हो जाएगी। फिर
गर्ल्स फेस हायर हेल्थ केयर, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर है वो इनएडिक्वेट तरीके से मिलेगी क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम पुअर है, तो ये एक फिजिकल फैक्टर हो जाएगा। फिर पॉवर्टी, जैसा कि हमने पहले भी देखा, पॉवर्टी एक बड़ा फैक्टर होता है जो वुमेन्स मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय पॉवर्टी एंड डू ट्वाइस एज मच हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर देन मैन से ज़्यादा हाउस वर्क करती है और चाइल्ड केयर करती है जो एक वुमेन होती है पॉवर्टी में होने के बाद, और ये उसके राइट्स को भी अफेक्ट करते हैं और उस वुमेन को भी अफेक्ट करते हैं। ये एक फिजिकल फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, इसको देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आर जेंडर differentiated as the social condition of men and women in different places influence their resilience to extreme weather and climate event। इसमें कहा जा रहा है कि वुमेन और मेन की जो सोशल कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट होगी। कोई वुमेन है जो इस तरीके के क्लाइमेट में काम कर रही है, जैसे कि पुराने समय में अगर कोई वुमेन है जो चूल्हे के आगे खाना बना रही है तो ज़्यादातर टाइम वो धुएं के सामने रह रही है, धुआं उसके लंग्स में जा रहा है, तो वो चीज़ें उसे अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, कहीं गर्मी है, कहीं ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें, कहीं पानी में रहना पड़ रहा है, कहीं दूर से पानी भर के लाना पड़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें पुराने समय में होती थी। आज भी कई सोसाइटीज़ में इस तरीके की चीज़ें होती है, तो वो भी एक क्लाइमेट फैक्टर हो जाता है जो अफेक्ट करता है, फिजिकल फैक्टर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सोशोलॉजिकल फैक्टर। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है? सोशोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड पॉवर्टी देखिए हर जगह आपको इस तरीके से मिल जाएगा, एक कॉमन फैक्टर हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। लिमिट्स एक्सेस टू एजुकेशन, राइट, जब पॉवर्टी होगी तो एजुकेशन एक्सेस कम हो जाएगा, हेल्थ केयर का एक्सेस कम हो जाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर एक घर में कुछ अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करना है इन एजुकेशन, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? मेल को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिलीव्स क्या है कि जो मेल है वही घर को संभालेगा और आगे चल के हमारे घर की हेल्प करेगा, हमारे घर को, हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके के बिलीव्स अगर हैं तो लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का, ये एक सोशोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है। फिर चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल ये भी एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि जब चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है तो पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होता है वो अफेक्ट हो जाता है, जैसे कि हिंडर्स पर्सनल डेवलपमेंट, राइट, एंड परपिचुएट्स जेंडर डिसपैरिटी अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, और जिस तरीके का वुमेन एनवायरनमेंट देखेगी वो उसे अपोज नहीं करेगी और सपोर्ट करेगी, और आगे चीज़ें उस तरीके से ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो चाइल्ड मैरिज एक बिल्कुल जो बड़ा फैक्टर हो जाता है, सोशोलॉजिकल फैक्टर भी बन जाता है, जो कि अफेक्ट करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, राइट, डिप्राइव्स गर्ल्स ऑफ द नॉलेज एंड रिसोर्सेज ऑफ चैलेंज सोशल नॉर्म्स। गर्ल्स को जो एजुकेशन नहीं मिल पाती है तो उनको नॉलेज कम होती है और उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे नॉलेज भी नहीं होती है और रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं जिसके लिए वो सोशल नॉर्म्स को उनके अगेंस्ट चैलेंज कर सकें उनको, क्योंकि कोई चीज़ उनको पता ही नहीं होगी तो वो चैलेंज कब करेंगे? उन्हें पता ही नहीं होगा कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है, आप यहाँ भी काम कर सकते हैं, आप ये चीज़ का भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब पता ही नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, तो ये चीज़ पता नहीं होगी, ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। फिर जेंडर परसेप्शन, कई लोगों का बिलीव्स होते हैं और जेंडर के अगेंस्ट एक परसेप्शन बन जाता है। अफेक्टेड बाय कल्चर, बिल्कुल कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स होते हैं जहाँ पे परसेप्शन बन जाता है। ज्योग्राफी, यानी कि कोई सोसाइटी में ही ऐसी चीज़ हो। एजुकेशन लेवल, एज एंड मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, ये सारे परसेप्शन बन जाते हैं एक पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट। तो ये भी एक सोशल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर सोशल फैक्टर्स में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टेटस। वुमेन हैव लेस मटेरियल रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस, पावरफुल फुलफिलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देन मैन इन द सेम सोशल पोजीशन। मैन और वुमेन सेम सोशल पोजीशन पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वुमेन होगी उसको लेस जो एक्सेस होगा, मटेरियल रिसोर्सेज का एक्सेस कम होगा, सोशल स्टेटस उसका लोअर होगा, फुलफिलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी। जो पैट्रियार्टिकल सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जनरली इस तरीके की चीज़ें होती है, जो सोशल स्टेटस होता है वो भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। फिर डिविजन्स ऑफ जॉब्स, देयर आर इनहेरेंट बिलीव दैट मैन आर बेटर इक्विप्ड
टू हैंडल सर्टेन जॉब्स विच रिजल्ट इन लोअर इनकम फॉर वुमेन, राइट। कई सारे ऐसे बिलीव्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि जो वुमेन्स हैं वो उस तरीके की काम नहीं कर पाती जिस तरीके का मैन कर पाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जॉब्स तो दे रहे हैं, लेकिन डिवाइड कर दे रहे हैं कि इस फील्ड में वुमेन्स और इस फील्ड में मेंस ही बेटर होंगे। ओके, तो ये जॉब का जो डिवीज़न है वो क्या होगा, लोअर इनकम को पैदा करेगा, जनरेट करेगा। इनकम लोअर होगी तो वुमेन का स्टेटस भी लोअर माना जाएगा और इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ये इंक्लूड हो जाएगा एक फैक्टर। फिर लैक ऑफ प्रोटेक्शंस, वुमेन ऑफन हैव टू मेक डिसीजन दैट कंप्रोमाइज एंड लिमिट देयर गोल्स। इसमें है कि वुमेन अपनी जो पोजीशन है, यानी कि अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, अपने कुछ डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, लिमिट देयर गोल्स, उनके गोल्स को लिमिट कर लेती है, क्योंकि उनके पास उस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होता, उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं होता, उस तरीके का सपोर्ट नहीं होता। ओके, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। फिर मीडिया, द मीडिया कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स बिलीव्स एंड परसेप्शन अबाउट गर्ल्स एंड वुमेन्स रोल्स इन सोसाइटी। अब जिस तरीके का मीडिया होगा, जिस तरीके की जो खबरें हैं, जिस तरीके की न्यूज़ है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरीके के बिलीव्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू मीडिया, अगर मीडिया इस रोल्स को तोड़ना चाहता है, अगर मीडिया इसे सपोर्ट करता है किसी भी कंडीशन में, तो वो ये फैक्टर बन जाता है, मीडिया एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कि वुमेन्स का जो जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें रोल प्ले करने के अकॉर्डिंग। तो मीडिया एक फैक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर। सोसाइटल फैक्टर देगा, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन हैव मेनी इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडेड रिडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रिडक्शन, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ बाय लिमिटिंग वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स, दिस कैन रिड्यूस द पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल टू एम्प्लॉयर विच कैन लोअर प्रोडक्टिविटी। यानी कि कहा जा रहा है जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिड्यूस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, लिमिटिंग वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन, जब वुमेन एजुकेशन ही एक्सेस नहीं कर पाएगी, जॉब एक्सेस नहीं कर पाएगी, तो उनके अंदर जो टैलेंट है, जो टैलेंट का पूल है वो एम्प्लॉयर्स को नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी हायर करने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, जो कि लोअर प्रोडक्टिविटी की तरफ इकोनॉमी को लेके जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। फिर लोअर अर्निंग में क्या देखेंगे, वुमेन कैन अर्न लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क, यानी कि कई तरीके के इस तरीके के रूल आपने देखे होंगे कि सेम वर्क किया जाएगा लेकिन वुमेन को लेस प्रोवाइड किया जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कई बार आपके घर बनता है, लेबर वहाँ पे आती है, तो सेम वर्क एक मैन कर रहा है, एक वुमेन कर रही है, तो उसका जो पेमेंट है वो अलग होगा वुमेन का, और जो मेल का जो पेमेंट है वो अलग होगा। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, नहीं की होगी तो करना। सेम वर्क लेबर के लिए ही वुमेन को अलग पे किया जाता है, कम पे किया जाता है मीन्स, और मैन को ज़्यादा पे किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ओके, विच कैन लीड टू लोअर लाइफ टाइम अर्निंग एंड हायर रिस्क फॉर पॉवर्टी इन ओल्ड एज। बिल्कुल करेक्ट बात है, अगर इस तरीके की वर्क बराबर कर रही है, फिजिकल लेबर बराबर हो रहा है, लेकिन वर्क यानी कि जो वेजेस हैं वो कम मिल रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो पॉवर्टी ऑब्वियसली बात है वुमेन्स के पास आएगी। फिर नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी इन retirement saving, women have lower retirement saving than men which can lead to lower social security benefits। बिल्कुल आप उस जॉब के अकॉर्डिंग कम पे करेंगे तो सेविंग्स भी कम होगी तो सोशल सिक्योरिटी कम होगी। तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड होता है। ओके, इकोनॉमिकल फैक्टर में ही हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है रिड्यूस इन एंटरप्रेन्योरशिप, women are less likely to start business and face more disadvantage when trying to maintain them। यानी कि वुमेन्स एक तो कम स्टार्ट करती हैं बिजनेसेस को, वो अगर हम कंपेयर करें मेल से, दूसरा मेंटेन नहीं कर पाती है, फेल्ड हो जाती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उस तरीके का सोसाइटी का एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलता, एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी इस चीज़ को, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। फिर जेंडर रिड्यूस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जैसा कि हमने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की, तो जेंडर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा इन सभी रीजंस की वजह से। जब रिड्यूस हो जाएगा विच कैन रिड्यूस जीडीपी को भी रिड्यूस करेगा ऑब्वियसली। जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितने लोग ज़्यादा इनकम करेंगे, जीडीपी उतनी ग्रोथ करेगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में है
Gender discrimination is visible in politics in many ways. Underrepresentation of women in politics, violence against women in elections, and exploitation of women in politics in political violence are major issues. तो ये सारे मेजर इश्यूज हैं जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। क्या क्या है? वुमेन्स के अगेंस्ट पॉलिटिक्स, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन्स इन पॉलिटिकल वायलेंस आर मेजर इश्यूज। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला कि पैट्रियार्टिकल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट जो है पैट्रियार्टिकल है, और पैट्रियार्टिकल माइंडसेट के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो हमने ऊपर देखा है। फिर उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी एक एडवांटेज बन जाएगा। फिर वुमेन डू नॉट हैव राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी, वुमेन का फैमिली प्रॉपर्टी में जनरली राइट नहीं होता है। अब तो इसी रूल्स आ गए हैं, होता है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या मानती है, लोग क्या मानते हैं, जनरली राइट्स नहीं देते हैं। फिर देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है वुमेन्स का अलग से। कई सारी जगहों पे अब तो लागू हुआ है हमारे देश में इन सब चीज़ों में, लेकिन पहले क्या होता था? नहीं होता था, कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। जब रिजर्वेशन नहीं होता है, प्राइवेट जॉब में जिस तरीके से है, कई सारी जॉब प्रेफरेंस देती है वुमेन्स को, लेकिन वही वही वाला फैक्टर आ जाता है, फिर पेमेंट कम होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, उसको एक लोअर जेंडर की तरह देखा जाता है। फिर फॉर वुमेन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जॉब्स में तो रिजर्वेशन है लेकिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में नहीं है। फिर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स एजुकेशन लेवल इज़ वीकर देन मैन। वो जो एजुकेशन लेवल है वो वुमेन से मैन से वीकर होगा। वैसे एजुकेशन लेवल का पॉलिटिक्स से तो कोई रिलेशन नहीं बनता है, पर इस तरीके की चीज़ें हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस है वो लोअर होगा। फिर डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट वुमेन अमंग वोटर्स, यानी कि कुछ वोटर्स के अंदर जो सोसाइटी के लोग वोट करेंगे उनके अंदर कि हाँ वुमेन अगर लीडर बन जाती है तो गलत होगा, इस तरीके की बिलीव्स उसके अंदर होंगे, वो नहीं बनाना चाहेंगे, तो ये भी डिफ़िकल्टी आएगी। डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग फैमिली एंड कंप्रोमाइजिंग इन द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर वुमेन होगी हमारी सोसाइटी में, इस तरीके की चीज़ें होंगी, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली को संभालने की। फैमिली और जॉब में, फैमिली और पॉलिटिक्स में वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो पीछे रह जाती है, बैलेंस नहीं कर पाती है, डिफ़िकल्टीज आती है। तो दीज आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास आता है लीगल फैक्टर्स। क्या क्या हैं? लीगल फैक्टर दैट अफेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड द लॉज दैट एड्रेस पे एंड एम्प्लॉयमेंट एंड लॉज दैट एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कुछ लॉज हैं जो लीगल फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। पॉजिटिवली कर सकते हैं, नेगेटिवली कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 इरा इंश्योर इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन डूइंग द सेम वर्क। ये लॉ क्या करता है? इंश्योर करता है कि मैन और वुमेन अगर सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें सेम जो वेजेस हैं, जो पे है, वो मिलना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट इज इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सेक्स बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन। ये एक नेक्स्ट लॉ है जो क्या करता है, सेक्स के ऊपर बेस्ड जो है वेजेस को डिफरेंट करने के चक्कर में किसी को कम किसी को ज़्यादा ना हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 ये नया ही लॉ है, एम्स टू एड्रेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को ये एड्रेस करता है, ये रिड्यूस करता है, रोकता है। तो दीज आर द लीगल फैक्टर्स, लीगल लॉज। ओके, फिर हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन, वुमेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन देन मैन। वुमेन्स को ज़्यादा डिप्रेशन होता है मेंस के कंपेरिजन में, बट वो शो नहीं करती हैं और डिप्रेशन से जल्दी डील कर जाती हैं। फिर एनजाइटी वुमेन्स के अंदर ज़्यादा होती है। जेंडर इनइक्वालिटी अगर होगी तो एनजाइटी ऑब्वियस सी बातें होगी। फिर पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, जेंडर बेस्ड वायलेंस कैन लीड टू PTSD, यानी कि अगर किसी के अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी तो PTSD हो सकता है, पास्ट का कोई ट्रॉमा है उसके माइंड में आ सकता है और उसे ये डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर में या तो कम इंसान खाता है या ज़्यादा खाता है जब उसे टेंशन होती है। वुमेन्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस ईटिंग डिसऑर्डर, वुमेन्स के अंदर ये ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा एक्सपीरियंस देखा जाता है।
फिर सुसाइड, वुमेन्स आर मोर लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड देन मैन। इस तरीके की न्यूज़ आती हैं, वुमेन्स जो है जल्दी सुसाइड कर लेती हैं मैन से, ये स्टडी है। फिर ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। फिर लो स्टीम जेंडर स्टीरियोटाइप कैन लीड टू लो स्टीम स्पेशली इन पीपल हु डोंट कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। यानी कि जो लो स्टीम आ जाती है, यानी कि इस तरीके का स्टीरियोटाइप्स होंगे, इस तरीके के जो स्पेशली पीपल, अगर सोसाइटी में इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स होंगे, इस तरीके के बिलीव्स होंगे जो लोगों को ट्रेडिशनली आते जाएंगे और लोगों को दबाते जाएंगे, उस पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर प्रेशर करते जाएंगे, तो उसकी सेल्फ स्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, हम कह सकते हैं लो हो जाता है। फिर ट्रॉमा, ये भी एक बिल्कुल फैक्टर बन जाता है, साइकोलॉजी फैक्टर। फिर ट्रॉमा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस सच एज डोमेस्टिक वायलेंस सच एज सेक्सुअल असल्ट कैन लीड टू ट्रॉमा। अगर किसी के अगेंस्ट सेक्सुअल असल्ट होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगी, तो ट्रॉमा लीड कर सकता है। ये एक ऑब्वियस सी बात है। दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इस तरीके से आंसर में लिखना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर पे आंसर आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स पे आंसर आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के जो है पॉइंट्स इस तरीके से लिखे जाएंगे। ओके, ये वीडियो भी यहाँ पे, ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे पूरा नहीं होता है, इस चैप्टर की सेकंड वीडियो भी बनेगी, उसमें कई सारे कुछ टॉपिक्स हैं। ये तो हमने सारे फैक्टर देख लिए एक वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी चैप्टर का, उसमें बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। ओके, 3-4 टॉपिक्स और बचे हैं हमारे, वो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें कवर कर दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हो गए। ये वाला पार्ट आपने देख लिया, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी